हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मैंने टेस्ट लगाया था, 21 दिन का चैलेंज हुआ था लास्ट डे पे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझसे सबने पूछा था कि कैसे आए नंबर और मैं कैसे टेस्ट लगाती हूँ, ये मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं नाइओस का बता रही हूँ, CDP का बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को CDP में ही होती है। तो ये क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आप। इनमें से कौन सा ट्रू है? बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन सेम थिंग। अब देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सेम होते हैं? आप बताओ। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी एंगल से सेम नहीं होते। तो पहला गलत है, तो पहला गलत है। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन कट गया और लास्ट वाला ऑप्शन कट गया। इन दोनों में बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है? सेकंड कॉमन है। तो सेकंड तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड तो आंसर हो गई। अगला पढ़ लो बस। डेवलपमेंट इज ग्रोथ बट ग्रोथ इज नो डेवलपमेंट। अब बताओ, डेवलपमेंट क्या ग्रोथ होती है? भाई नहीं होती ना। डेवलपमेंट तो ओवरऑल चेंज होता है और ग्रोथ तो एक टाइम बाद रुक जाती है। तो डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो सकती। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली सेकंड, ये ठीक हो गया। तो ये मेरा ठीक हो गया था। इसमें मेरा सिर्फ डिसिप्लिन 1 में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। ये थोड़ा, हाँ, इसमें मेरा 9th क्वेश्चन ही गलत हुआ था। उसके अलावा मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो जो मुझे नहीं आते वो मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं उन्हें लेके बैठी रहती हूँ। जो नहीं आते बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। बहुत रेयर होता है, 50-50 पता है तो मैं तुक्का लगा लेती हूँ। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में किसने कहा, तो मैंने इस पर कोई तुक्का लगाया नहीं और मैंने स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, रूल्स सोशल रूल बट हैविंग रिजिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग के कौन से मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है? आपने मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग की पढ़ी होगी। तो देखो, प्री ऑपरेशनल तो कोई वो होती नहीं है, 3 ही बताई थी इन्होंने, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन। अब जब प्री कन्वेंशन होती है, जो छोटे बच्चों में होते हैं, जब वो टिट फॉर टैट करते हैं, तो उनके लिए रूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इन्होंने कहा सोशल रूल बट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए उनमें, मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे। तो कन्वेंशन में कहा है कि पोस्ट में तो हम चेंज कर सकते हैं। तो कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन थर्ड वाला है, थर्ड वाला ये वाला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं तो देखो ऐसे टेस्ट लगाती हूँ। एक और बता देती हूँ मैं। ये मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया था। स्किप, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करती, नहीं आता तो छोड़ दो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था में क्या चीज़ डेवलप नहीं होती? ईगो सेंट्रिज्म सबको पता है, बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड पेपर आता है DSSB का। आप स्मार्टली तैयारी करो तो सब हो जाएगा। तो ईगो सेंट्रिक बचपन वाली स्टेज होती है, बच्चा बचपन में ईगो सेंट्रिक होता है। अब देखो, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, किसी ने पढ़ी होगी तो थ्योरी आप कर लोगे। देखो, मैं अपने नोट्स में दिखा देती हूँ स्टेनबर्ग के तीसरा सिद्धांत। देखो, मैंने नोट्स बनाए थे स्टेनबर्ग का तीसरा सिद्धांत, PCA, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव और एनालिटिक। मैंने इसमें पूरे इंटेलिजेंस के वो बनाए थे, जब नोट्स बनाए थे सबके बारे में लिख रखा है। 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है और किस किस ने थ्योरी दी, मल्टी फैक्टर थ्रस्टन के जो 7 नियम थे वो। और ये मुझे पता था, मैंने PCA करके लिख दिया था तो मुझे याद रहे। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिक। तो ये अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आप बता सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया ये। तो इसमें ये वाला PCA प्रैक्टिकल एनालिटिक्स, तो 4th वाला आंसर हो जाएगा। तो 4th वाला आंसर, तो ये मतलब आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है। अब देखो, सीरिएशन मतलब क्रम में लगाना, प्याजे ने बताया था क्रम में लगाने को। अब देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द 1 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 1 डायमेंशन लगाना लेंथ में, तो ये वाली बात बताई थी। तो देखो, सही है, द एबिलिटी टू मेक पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, किसी और के लिए पर्सपेक्टिव बनाना। हम तो सीरिएशन में लगा रहे हैं ना, सीरिएशन क्रमबद्ध, तो परसेप्शन कहाँ से आ गया? ए नैरेटिव ऑफ स्टोरी टेलिंग कहाँ से आ गया? द एबिलिटी ऑफ मैप प्लेस कहाँ से आ गया? ये तो कुछ होगा नहीं। तो कुछ आंसर तो बिल्कुल ही ऐसे दे रखे होते हैं, इनका आता पता ही नहीं होता। तो इसमें फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। इस वाले ब्लॉग में मेरा एक क्वेश्चन गलत होता नहीं, तो चार मैंने छोड़ दिए थे। तो मैं कुछ क्वेश्चन का बता देती हूँ। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, विच वॉज नॉट अ इनकरेक्ट अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये गलत हो गया। मैंने पढ़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज विच इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज किया जा सकता है ऑर्डरनेस हार्मनी में, और सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। मैंने इसे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। तो मैंने एक छोटी सी डायरी बना रखी है, उसमें मैंने लिखा, मैंने इसलिए मिस्टेक करी कि इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया।
ऐसे मैंने हर सबके लिए लिखा है, तो ये मैंने लिख दिया कि अगर मैं अगली बार इनकरेक्ट और करेक्ट पे मैं ध्यान दूंगी। तो आप भी ऐसे लगाने के बाद एनालाइज करा करो ज़रूर। अब इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं, अगला वाला। ये मुझे नहीं पता था बेबी डॉल मेथड क्या होता था, मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया और देखते ही तुरंत स्किप कर दिया। ड्यूरिंग मिडल चाइल्ड, ये बहुत आसान था, इससे बच्चे प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो ये इसको मैं नहीं बता रही कौन सा क्वेश्चन है, ये 11th। अभी ये भी मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ देखते स्किप किया। मुझे इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन उस टाइम नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लिया लेकिन मैंने। अब इसमें से बिहेवियर डिसऑर्डर चिल्ड्रन में कौन सा नहीं होता? देखो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होते, मेंटल डिसऑर्डर है, बाकी सारे बिहेवियर्स हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर आपने RPWD एक्ट 2016 वाला पढ़ा होगा, उसमें साफ दे रखा है एंजाइटी डिप्रेशन मेंटल से रिलेटेड होता है, जब बच्चों को एंजाइटी हो जाती है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप कौन सा नहीं है, तो ये पढ़ लेना। एक लड़की फुटबॉल का ऐड दे रही है तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, लड़की दे रही है तो अच्छी बात है, तो ये नहीं है। तो आसान सा क्वेश्चन था। मेमोरीज, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। मेमोरी का पावर जो होता है पास्ट मिनट पर रिकलेक्शन होता है। रोल आइडेंटिफिकेशन, बच्चे का रोल आइडेंटिफिकेशन हेल्प करेगा इस्टेब्लिश करने में, सोशली लेवल पे इस्टेब्लिश करेगा। इंडिविजुअल क्यों करेगा वो, पीयर ग्रुप में नहीं, सोशल लेवल पे करेगा दो। तो ये आसान था। ये वाला क्वेश्चन मैंने हिंदी में पढ़ा क्योंकि मेरे को इंग्लिश में बिल्कुल समझ में नहीं आया था। हिंदी में आप भी देख सकते हो, रुक जाओ। एक बच्चा जो दूसरे के विचारों और विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है कहलाता है कल्पनाशीलता वाला खेल। जो दूसरों के विचार और भावनाओं को समझ लेता है कल्पनाशील वाला खेल है। समांतर खेल, ये सब क्या होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस एज में बच्चा सोशल एडजस्टमेंट सीख जाता है, सोशल एडजस्टमेंट करता है? जब वो बाहर निकलेगा 6 से 12 साल की उम्र में। देखो 7 से 14 साल की कोई उम्र का गैप दे नहीं रखा, या तो तुम्हें 0 से 2 का एक गैप दे रखा है जो तुम्हारी किशोरावस्था होती है। तो 6 से 12 साल होते हैं, क्योंकि 7 से 14 साल कोई, अगर तुम प्याजी की थोड़ी पढ़ोगे ना, 2 से 4 साल, 0 से 2 साल शिष्यावस्था, फिर 2 से 6, फिर 6 से 12, तो 7 से 4 जब दे नहीं रखा तो ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। इस तरह कैटेगराइज नहीं करा। देखो ऑप्शन आसान है। एडोलेसेंस में क्या चीज़ बच्चा फेस करता है? सारी प्रॉब्लम फेस करता है, सारी प्रॉब्लम फेस करता है, तो ABCDE ऑप्शन हो जाएगा। आप रोक के देख लेना, सारी प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है एडोलेसेंस में। हाँ देखो ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ रखा तो गलती करेगा। वैसे इसका आंसर ABC है, लेकिन मैं बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट का इज करेक्ट, सॉरी करेक्ट अबाउट RTE 2009। पहले मैं हिंदी में दिखा दूँ। गैर शिक्षकों के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध। अब निषेध आ गया और RT की बात कर रहे हैं तो इंसान सोचेगा निषेध क्यों गया, इस तो शिक्षकों को तो तैनात करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन A वाला तो सही है, मतलब गलत है सॉरी। और बच्चों का आकलन का अनुपालन करना, ये तो बात सही है। बच्चों को सतत और व्यापक मूल्यांकन कर ये भी सही है। लेकिन RT के एक सेकेंड, RT का मेरा देखो, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने KVS के टाइम पे बनाए थे। देखो ये RTE के एक्ट है, देखो ये RTE 2009। अब मैंने RTE की पूरी वेबसाइट से निकाली थी, और इसके देखो ये जो दे रखा है, एक सेकेंड, 27वें इसके, ये जो 1 2 3 नहीं लिखे हुए, बेसिकली ऐसे लिखे हुए। 6th नंबर पे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिए थे कि 6th वाला जो आर्टिकल है उसमें ये वाली बात कही है, 7th मिसलिनियस है। फिर मैंने सीधा 12वां लिखा है, क्योंकि 8वां 9वां 10वां मुझे इतना इंपॉर्टेंट लिखा। फिर 13वां लिखा है, फिर 14वां सेक्शन लिखा है, मतलब ये सेक्शन है सारे। 15वां सेक्शन है, 16वां सेक्शन है, 17वां सेक्शन है, 18वां सेक्शन है, 24वां, मतलब हमारा काम का क्या 27वां है। प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन, मतलब अगर नॉन एजुकेशन प्रोसेस हो रहा है उस टाइम टीचर को हम लोकेट नहीं करेंगे, उनकी तैनाती नहीं करेंगे। हमें नॉन एजुकेशन के लिए जिन टीचरों से हम काम कर रहे हैं उनके वजह से करेंगे। ये सेक्शन 27 में दे रखा है। अगर बहुत डीप में पूछ लगा कि कौन से सेक्शन में, 27 में। इसके मैंने बाद में स्टिकी नोट्स भी लगाए थे कि 12वें सेक्शन में 25% सीट का एलोकेशन है EWS के लिए। नो कैपिटल फीस का 13वें सेक्शन में है।
14वें में इसका है, 16वें में इसका है। तो जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, एक वीक में 45 घंटे टीचर को पढ़ाना चाहिए, सेक्शन 21 में SMP, तो ये सब मैंने सेक्शन वाइज लिख लिए थे। और 1:30 होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, और 1:35 होना चाहिए 6 to 8 क्लास के लिए। हाँ, इसमें एक मैं बता दूँ, NIOS के मटेरियल में RT एक्ट गलत दे रखा है, वो गलत दे रखा है। 1 से लेके 40 तक का टीचर का रेशो दे रखा है, लेकिन वो गलत है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिखा है 1 से 30 तक ही होता है, 40 दे रखा है। इवन मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने आज अपने पापा से पूछा, वो कह रहे नहीं 30 तक होता है। वो टीचर है तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। मैंने कहा नहीं पापा, उसमें तो इतना दे रखा है। फिर मैंने कहा पापा कैसे गलत बता सकते हैं। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, अपने नोट्स में देखा, मैंने कहा मेरे नोट्स में गलत लिखा है, NIOS में गलत लिखा है, कहाँ गलत लिखा हुआ है। फिर मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखा तो 30 ही होता है 1:30। तो ये प्राइमरी के लिए और ये 6 to 8 के लिए है। तो अगर मतलब इसमें अगर बच्चे गलत कर देंगे तो ये वाला गलत BOC ऑप्शन लगा देंगे, ये वाला BOC वाला लगा देंगे। अरे यार क्या हो रहा है, ये कन है वो ही नहीं हो रहा। 27% लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया है। चलो अगला देखते हैं। ये आसान है बच्चों में, प्रकृति हिंदी में आ गई। तो मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। हिंदी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक टीचर में नेचर के लिए कुछ डेवलप करना है बच्चे में, कौन सा डेवलपमेंट करेगा, अफेक्टिव वाला। तो ये तो आसान था, मतलब वो था ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक दृष्टिबाधित बच्चा है, विजुअल इम्पायरमेंट बच्चा है, उसको रेक्टेंगल बताना है ज्योमेट्री बॉक्स से। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताएगी, प्लेवे मेथड से नहीं, क्योंकि बच्चा विजुअल इम्पायरमेंट है, देख नहीं सकता। तो प्लेवे मेथड में कोई काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कोई काम नहीं करेगा, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज वाला मेथड काम करेगा। वैसे प्रोजेक्ट मेथड भी काम कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड रियल चीज़ों को, रियल एक्सपीरियंस पे बताता है। लेकिन वो उस स्टूडेंट ने रियल एक्सपीरियंस देखा ही नहीं है, उसने उसको छुआ और उसको टच किया, खोज करी एक तरीके से। ज्योमेट्री बॉक्स लिया, उसने उसको खोज करी कि इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, ह्यूरिस्टिक मेथड। आप कमेंट सेक्शन में बता देना ये जो मेथड दिया था, ये दिया किसने था, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मेरा गलत हो गया था, कौन सा क्वेश्चन है ये, 3rd वाला ही मेरा गलत हो गया था। मुझे इसमें मतलब कंफ्यूज हो रही थी मैं, बिना देखे मैंने इसमें अंडरस्टैंडिंग लगा दिया था, यही होगा ऐसे करके। तो कभी कभी हो जाता है। उस वाले सेक्शन में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक 3rd वाला, एक 5th वाला, एक 9th वाला, एक 14 और एक 17। 7th मैंने छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जिसका है स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन सबसे अच्छा कौन दिखाएगा, आसान क्वेश्चन है। हैंड एक्टिविटी से बच्चा स्टिमुलेशन कर लेगा, ये वाला होना चाहिए। अब उसे लेक्चर दोगे तो स्टिमुलेशन कैसे करेगा, लेक्चर से नहीं करेगा, स्टैंडर्डाइज बुक से नहीं करेगा, और होमवर्क से नहीं करेगा। मतलब पहला वाला सही है, मैंने 3rd वाला दबा दिया तो आंसर गलत हो गया। और इसका भी आंसर सिर्फ 24% बच्चों ने ठीक दिया है। मैं तो सोच रही हूँ बाकी कहाँ है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये तो मेरे गलत हो गया था, इसे क्या बताऊँ। वैसे मैंने देख लिया इसे क्या है, लेकिन मेरा गलत हो गया। तो ऐसे मैं चीज़ों को करती हूँ, मतलब अपनी तरफ से। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और दिखा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, हिंदी में दिखा देती हूँ, मैंने खुद भी हिंदी में पढ़ा था, पहले मेरी इंग्लिश में समझ में नहीं आया था। ये बड़ी समस्या है। हाँ, एक छात्र पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने आने वाली समस्याओं में रुचि में ध्यान रखता है। वह पाक युद्ध में लेने वाले कई सैनिकों का साक्षात्कार लेती है, और इन सैनिकों को क्या माना जा सकता है। अब देखो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, मतलब भारतीय सैनिक जो युद्ध में मदद ले रहे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए वो लेडी। अब किसी चीज़ से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तुमने सोशलाइजेशन पढ़ा होगा, सोशलाइजेशन में मम्मी पापा प्राइमरी स्रोत होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना उनका हमारा से। तो फैमिली हमारा प्राइमरी स्रोत होती है, सेकेंडरी हमारे स्कूल हो जाते हैं, स्कूल, नेबरहुड, ये सब टर्शरी भी होते हैं, तो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा इसमें। तो आसान क्वेश्चन था ये, और इससे 35% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ये मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ नहीं दिया मैंने नहीं, हाँ छोड़ दिया था। निलंबित निर्णय मैंने देखते ही छोड़ दिया था। मैंने निलंबित निर्णय, सस्पेंशन, डिसीजन पढ़ा ही नहीं था। तो मैं जो नहीं पढ़ती उसे देखते ही हटा देती हूँ, मैंने कहा नहीं पढ़ा। फिर मैं उसके ऑप्शन भी नहीं देखती, बल्कि मुझे लगता है ऑप्शन तो देख लेने चाहिए, एक बार क्या पता आंसर आ जाए। पर मैं पहला मॉक टेस्ट लगा रही थी, और मैं इसी तरीके से लगाती हूँ मॉक टेस्ट। मतलब मैं टेस्ट दे रखे हैं बहुत सारे, KVS का दिया था मैंने,
उसके अलावा भी मैं देखती रहती हूँ, कोई भी होता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, जो नहीं आता मैं उसको नहीं पढ़ती बाद में भी आके, क्योंकि 90% नहीं होता। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइमलाइन बेस्ट फॉर सूटेड फॉर, मतलब टाइमलाइन कैसे बता सकते हो, टाइमलाइन मतलब किसी की टाइम टू एक्सप्लेन अचीवमेंट गोल। अगर रूलर का अचीवमेंट गोल बताओगे तो क्या टाइमलाइन पता चल जाएगी? नहीं। टू कंपेयर टू डायनेस्टी, दो डायनेस्टी की कंपेयर करके कैसे पता चलेगी टाइमलाइन? टू टीच इंशियंट हिस्ट्री, अगर इंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम टाइम बताएंगे, जैसे इतने में ये राजा आया, अकबर आया, बाबर आया, ये सब बता सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इंशियंट हिस्ट्री में अकबर बाबर नहीं हो, मिडिवल में, इंशियंट में तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, मतलब ये सब है। ये मेरा गलत हो गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। CI क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, तो आसान क्वेश्चन था। द एबिलिटी रुक रुक के बोलना, हम रुक रुक के जो बोलते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से बोलते हैं, वो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण होता है। ते आसान। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ एसोसिएशन ऑफ लर्निंग फियर डिसिप्लिन स्ट्रेंथ, मतलब अगर हमें एनसीएफ को देख के डर लग रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है, स्ट्रेस में जा रहे हैं, बल्कि इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो ये तो जब हम अब देखो फियर है, डिसिप्लिन है और स्ट्रेस है, मतलब नेगेटिव बात हो रही है तो नेगेटिव आंसर होगा। लीड टू डिसिप्लिन लर्निंग, अब जब नेगेटिव बात हो रही है तो डिसिप्लिन कैसा आ जाएगा? टू डिटरमेंट, टू लर्निंग डिटरमेंट का मतलब होता है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसे क्या होता है एग्जैक्ट मतलब। अधिगम के लिए हानिकारक है, हाँ भाई हानिकारक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पढ़ना चाहो पढ़ लेना। मूल्यांकन है 77 विज्ञापन कॉम्प्रिहेंसिव, और ये मेरा गलत हो गया था। आसान प्रश्नों का कितने % का वो होना चाहिए? तो 20% होना चाहिए, इसमें मैंने 40 लगा दिया था। कक्ष सुनने के कौशल, देखो कितना आसान पेपर है। सुनने के कौशल में कौन सा है? शाम पर से नहीं सुनते, चार्ट से नहीं सुनते, टेक्स्ट बुक से नहीं सुनते, टेप रिकॉर्डर हो गया। तो NIOS इतना हार्ड नहीं है। शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन तैयार करता है? दोनों मिलकर तैयार करते हैं, NCERT और NCTC जो भी है। ये पाठ्यचर्या तो ये मेरा गलत हो गया था। कृत्रिम मॉडल मैंने प्रूफ सभी लगाया था, उसमें 3D मॉडल है, और ये कैसा है मैंने अभी तक समझ में नहीं आया। मैंने इसको देखा भी था मुझे, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण भी कृत्रिम अधिगम के अनुभव का मतलब होता है, जो हम अधिगम को स्कूल में लाके नहीं दिखा सके। और क्षेत्र भ्रमण क्या स्कूल के अंदर कर सकते हैं? बस कर सकते हैं, गार्डन दिखा सकते हैं, बट ये मुझे सही नहीं लगा था। मैंने कोई इसका अच्छी सी वो मिलेगी तो मैं बता दूंगी। तो मैंने तो इसमें जल्दी जल्दी देखा, 1 सेकंड में लगा दिया उपयुक्त सभी, तो मेरा गलत हो गया। अब दृष्टिबाधित छात्रों के बीच समर्थन होता है, यह समर्थन संभव है। दृष्टिबाधित छात्रों के बीच जो समर्थन है वह अधिगम के अनुभव से आएगा, शिक्षण से नहीं आएगा, क्योंकि वो अधिगम के अनुभव से सीखते हैं। दृष्टिबाधित तुमने देखा होगा, जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते ना, उनमें की सोचने की क्षमता और वो सेंसेस पावर बहुत तेज होती है, तो वो अनुभव से तो सीखने हैं अपने। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। 18वां 19वां, देखो ये मुझे नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरा ठीक हो गया। क्यों? अभी ये सोचना, पहले मैं इसे इंग्लिश में कर दूँ। TLM बनाते समय लेसन प्लान कौन से स्टेप में करेंगे? अब मैंने TLM पढ़ लिया, उसको स्टेप भी पढ़ लिया है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका जर्नलाइज करते हैं, जो मतलब सीरियल वाइज होता है, फिर ये करता है लास्ट वाला, ये लास्ट में आता है रिकैपलेशन, बिल्कुल लास्ट में विस्तारेशन कुछ ऐसे होता है। तो इंट्रोडक्शन में तो हम टीचिंग एड नहीं डालेंगे, इंट्रोडक्शन में तो बताएंगे ये पढ़ा रहे हैं। जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तब हम टीचिंग एड का प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑप्शन हो जाएगा। किसी चीज़ का स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना है तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग होती है। ये मेरा जो मैं नोट्स में लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज लर्निंग, मैं दिखाती हूँ 1 सेकंड। मेथड ऑफ असेंबली पर्सनैलिटी, स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मेथड है। नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट में सारी चीज़ होते हैं, और स्टैंडर्ड टेस्ट में ऑब्जेक्टिव मेथड, इसमें ये टेस्ट होता है। तो इसमें ये पूछा था प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैं से 1 सेकंड में कर लिया ये, क्योंकि मुझे पता था और मैंने उस टाइम ही पढ़ा था, ये मतलब रिवीजन भी मैं करती रहती हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट देखा और ऑब्जेक्टिव मेथड लगा दिया, बाकी पढ़े ही नहीं। तो ये मेरा 2 ब्लॉक के मैंने बता दिए, अगला करती हूँ।
इसमें से कौन सा आईसीटी का टूल नहीं है? आईसीटी का टूल नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर में आईसीटी में थोड़ा ना थे। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये वाला, मैंने स्किप कर दिया था, ये मुझे नहीं आता था। जो नहीं आता वो मैंने लिख लिया, कौन सा नहीं आता मैंने लिख लिया। जो मेरे गलत हुए वो कहाँ पे गलत हुए। अब ये वाला आसान है, इसको नहीं बताना। 71% लोगों ने इसका आंसर दे दिया और ये आसान है। 4th वाला मेरा गलत हो गया था। ये फुल फॉर्म पूछी थी और मुझे बेसिक इंटर पर मतलब ये वाली लगी और ये वाली थी। इंट्रा और इंटर में मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने ये वाली लगाई थी और आंसर ये वाला था। तो ये थी, वो भी कर लेना। मैं सारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है तो मैंने लिख दिया कि मुझे स्टैंडर्ड यूनिट भी करनी है, क्योंकि सारी तो ना पता होती। विच ऑफ द नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? भाई ट्राइंग टू थिंक हार्ड सोचने ऑब्जेक्टिव लर्निंग का वो है क्या? कॉम्प्रिहेंशन होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होता है, राइटिंग स्किल होता है। हार्ड सोचना क्या बताना आप लैंग्वेज लर्निंग का ऑप्शन होता है? नहीं होता। देखो ये क्वेश्चन बताती हूँ, ये मतलब आफ्टर लिसनिंग अ कंप्लीट सेंटेंस द स्टूडेंट कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू फ्रेज और अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नोन एज। देखो एक स्टूडेंट ने एक आफ्टर लिखनी कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस को पूरे सेंटेंस को फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें से बताओ कौन सी अप्रोच होगी? पहली बात तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम इंडक्टिव मेथड से नोन टू अननोन और अननोन टू नोन में जाते हैं। ऐसी कोई बात इसमें हुई नहीं है। हमें क्या करा है कि एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस से हम पैराग्राफ पे गए, मतलब फ्रेज पे चले गए। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है, देखो टॉप डाउन अप्रोच होती है, बॉटम अप, टॉप डाउन अप्रोच होती है और टॉप अप तो कोई अप्रोच होती नहीं। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच होती है और बॉटम अप मतलब हम बॉटम में बिल्कुल उस पर अप पे चले गए, हम मतलब सेंटेंस पे उससे फ्रेज पे चले गए अप पे। और टॉप अप जब ऑलरेडी टॉप है, टॉप के साथ अप कैसे आ जाएगा? दोनों तो एक ही बात कर देना। टॉप के साथ तुम डाउन में जाओगे ना, कि तुम पूरा फ्रेज है और फ्रेज को तोड़ तोड़ के उन्होंने तुमने सेंटेंस में बना दिया। तो टॉप अप तो कोई अप्रोच होती ही नहीं है, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन में दे दिया। और इन्होंने देखो टॉप बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच होती है। मतलब जब मैं करी थी मैंने कहा यार ये कौन सी अप्रोच हो गई, दोनों अप दे रखे हैं। और तो ये वाला जो क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करी है, एलएडी के बारे में बात करी है इन्होंने। तो आसान क्वेश्चन था, पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए। डिसिप्लिन 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है। बिहेवियरिज्म कौन सा? देखो बिहेवियरिज्म तुम्हारा, जैसे मैंने इसमें करा था, देखो पियाजे कॉग्निटिज्म है, पियाजे कॉग्निटिज्म है, पियाजे कॉग्निटिज्म है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। पियाजे देखना तो कॉग्निटिज्म है। बिहेवियरिज्म तो तुम्हारे वॉटसन, स्किनर, ये जो चूहे पे किया था, बिल्ली वाले पे जिसने किया था, थॉर्नडाइक ने, ये सब है। काउंसलिंग के लिए क्या कौन सा नहीं होना चाहिए? मतलब इंटरव्यू होना चाहिए काउंसलिंग के लिए, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ खुद करनी पड़ेगी। काउंसलिंग उसके लिए ज़रूरी नहीं है, पर्सनल ग्रोथ के लिए काउंसलिंग थोड़ी ना होती है। काउंसलिंग सीटेट में वो KVS के टाइम पे पढ़ी हुई थी, एक अलग से टॉपिक था परमिसिव काउंसलिंग, ये मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, मुझे नहीं आता था। 12th ये आसान है। समेटिव असेसमेंट पता है लास्ट में होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने 4 सेकंड लिए इसमें, मैंने सोचा 4 सेकंड भी क्यों लिए, कि मतलब लास्ट में होता है ना, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर कोर्स, मतलब एट द एंड ऑफ कोर्स के एंड में होता है बिल्कुल समेटिव। और फॉर्मेटिव असेसमेंट तुम्हारा वीकली हो जाता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, समेटिव भी अच्छा रहता है, लेकिन वो समेटिव लास्ट में होता है। तो ये सब अगला क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने 45 सेकंड लिए। ये जो है ना, ये वो भी सैड वाला इमोजी भी दिखाता है। ये मैं इससे सीखी हूँ कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, सैड वाला इमोजी दिखा दो, और अगर मैं जल्दी कर लूँगी तो खुश हो जाएगा। तो एक लैंग्वेज विदाउट स्क्रिप्ट इज डायलेक्ट, मतलब आंसर मैंने सही दिया है। एवरेज बच्चों ने इसमें 38 सेकंड में कर दिया, मैंने 45 सेकंड लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और कौन सा सही है और कौन सा गलत है?
ये क्वेश्चन है, पहले मैंने स्टार्टिंग से नीचे से पढ़ती हूँ। सम लैंग्वेज डू नॉट हैव ग्रामर। भाई सब लैंग्वेजों की ग्रामर होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की ग्रामर नहीं। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। तो मैंने इसमें देखा ACD नॉट ट्रू, सही बात है। सी हमारा, तो ए ऑप्शन हो सकता है। अभी यहाँ पे CO ट्रू बता दिए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे C ट्रू बता दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। CR ट्रू बता दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लैंग्वेज की ग्रामर होती है, साइन लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है। जितनी भी लैंग्वेज है सबकी ग्रामर होती है। और हर लैंग्वेज में बहुत सारे डायलेक्ट होते हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारे डायलेक्ट होते हैं। हिंदी मतलब हमारी यूपी साइड मेरी तो ऐसी है। हरियाणा चले जाओगे तो यहाँ की बिल्कुल अलग है। जहाँ चले जाओगे उसके सबके डायलेक्ट अलग होते हैं। और ये मुझे पता नहीं था, फिर भी तो मतलब बी वाला सही है, बाकी सारे इसमें टोटली गलत है। तो मैंने लिख लिया था कि ये इन सब के डायलेक्ट नहीं होते। ये जब मैं NIOS का हिंदी वाला सेक्शन पढ़ूंगी ना, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप भी ऐसे लगा सकते हो टेस्ट। मतलब टेस्ट इसी, ये कौन सा क्वेश्चन था, 14 वाला क्वेश्चन था, फिर 15। इससे मैंने 9 सेकंड लिए 15 क्वेश्चन में। हाँ, एवरेज में 12 लिए हैं, तो मैंने सही लिया। तो देखो ये वाला गुड्डा हंस रहा है कि मतलब दिख रहा होगा 1 सेकंड। ये खुश है कि तुमने कम टाइम लिया, 9 सेकंड में कर लिया, 12 सेकंड में। ये बहुत आसान है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, कालपिट ने। मैंने ना सारे मेथड लिख रखे हैं, कौन सा किसने दिया है। 1 सेकंड में दिखाती हूँ। मैंने वो देखो, टीचिंग मेथड आगमनिक वन विधि, अरस्तु ने, डाल्टन। प्रोजेक्ट मेथड कल्पेट्रिक ने, अन्वेषण इसने। तो मैंने सारे लिख रखे हैं एक साथ ही इकट्ठे। अनुकरण एल्बर्ट, अनुकरण वो इमिटेशन वाला। पहले मैं हिंदी में लिखती थी, ये जब मेरे नोट बने हुए हैं वो हिंदी में लिखती थी उस टाइम में। फिर अब मुझे पता चला हिंदी में नहीं होगी कौन, मतलब मेरे जितने भी नोट दिखेंगे ना, ये स्टार्टिंग में बड़े सब मैंने हिंदी में लिख रखे हैं। अब मैं कुछ चीज़ें मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैंने सब जगह एक ही पन्ने पे जितने टोटल टीचिंग मेथड हैं सब लिख लिए। 18 थे उस टाइम जब मैंने करा था। वैज्ञानिक विधि जो फ्रांसिस बेकन ने दिया है, बुद्धिशीलता का एलेक्स पता नहीं क्या नाम है, तो ये मुझे पता था कैलपेट्रिक ने दिया है। तो अगर तुम्हें पता है, दिमाग में आया प्रोजेक्ट मेथड दिया कैलपेट्रिक, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना। अभी ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 15। अब देखो इसमें भी ये रो रहा है, 9 सेकंड लिए हैं। बाकी एवरेज ने, मैंने एवरेज से 1 सेकंड फालतू ले लिया तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया। क्रिएटिव मतलब इतना टाइम तो लेंगे ही ना, 9 सेकंड तो पढ़ेंगे ही सेंटेंस। क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, इसमें 9 सेकंड भी नहीं लेने थे, 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। क्रिएटिव कैटेगरी डाइवर्जेंट की थिंकिंग है। अगर तुम क्रिएटिव हो तो तुम डाइवर्जेंटली सोच सकोगे, बहुत सारे एस्पेक्ट में सोच सकोगे। 17वां। अब देखो ये क्वेश्चन में 3 सेकंड में हो गया। इसका रीज़न पता क्या है, 1 वर्ड स्टेज। तुमने NIOS का 506 ब्लॉक, उसमें साफ बता रखा है कौन से स्टेज में लैंग्वेज। बच्चा मेरा नोट्स में दिखाऊं, एक तो इतने सारे नोट्स हो रहे हैं, सब कुछ दिखाना पॉसिबल भी नहीं है। 1 सेकंड फिर मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहली वाली यूनिट है, ये तो हेरिडिटी है। ये रहा, बच्चा फर्स्ट वर्ड रियल वर्ड बोलेगा 9 से 12 वर्ड्स में, लेकिन इन्होंने पूछा 1 वर्ड स्टेज क्या है। बच्चा मतलब 1 वर्ड में बोलेगा तो 12 मंथ तक बच्चा 2 से 3 वर्ड बोल लेता है। 18 मंथ मतलब दोनों को मिला के बोल लेता है 18 से 24 मंथ के बीच में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, और 50 वर्ड बोल लेता है 24 मंथ में, 100 वर्ड बोल लेता है 24 मंथ में। और ये मंथ वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, और मैंने फिर इसको मंथ वाले को ऐसे करके लिख दिया था कि 1 ईयर में 3 वर्ड बोलेगा, 2 ईयर में 272, 3 ईयर में 896 दे रखा है NIOS में। इसमें इतने मुझे सारे याद तो नहीं है, स्टार्टिंग के 3 याद हैं बस, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 से लेके 2 साल तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें देखो 1 वर्ड स्टेज आ जाएगी तुम्हारी जब बच्चा 2 साल का होने 1.5 साल का हो जाएगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे पता था 1 वर्ड, मैंने सिर्फ 3 सेकंड लिया है। देखो गुड्डा भी हैप्पी है। किसी में रोने लग जाता है, मुझे देख के बुरा लगता है, भाई क्यों रो रहा है। 18 देखो मैंने इसमें पढ़ा और मुझे नहीं आता था, मैंने 4 सेकंड लिया। इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, पता नहीं क्या लगाया था, मुझे लगा मैं छोड़ा। हाँ ये गलत हो गया, तो मेरे 4th गलत है, 18वां गलत है। अब देखो इसमें मैंने, देखो इस गुड्डे को देखो 18 सेकंड लिया है, इसने 16 लिया है। इसने खुश होने वाला इमोजी दिया, ये नॉर्मल इमोजी दिया है, इसका भी अलग सिस्टम चल रहा है। यहाँ तो देखो यहाँ ये ज़्यादा खुश होने वाला है,
जिसमें कम टाइम लिया, 3 सेकंड लिए हैं। ये बड़ा मुझे देखना क्यूट लगता है, पता नहीं क्यों। और 19 वाले पे नॉर्मल है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है कि तुमने एवरेज में 16 लिया, तुमने 18 सेकंड लिया, तो तुमने ज़्यादा ले लिए। हाँ, तो वैसे इसमें ज़्यादा लेने नहीं चाहिए थी। असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग एनालाइज करता है बच्चे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं अपने उसमें, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये कितने परसेंट है? 62% लोगों ने ठीक दिया है। 18वां लास्ट 20वां क्वेश्चन। हाँ देखो, इसमें ये रो रहा है, 32 सेकंड लिए हैं क्योंकि मैंने इसमें एवरेज ने 20 लिए हैं। अब ना अलोंग राइटिंग, क्योंकि मैंने हिंदी में भी देखा था, मेरी समझ भी नहीं आता इंग्लिश में पहले, फिर हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आया। अलोंग देख लो एक बार हिंदी में भी, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आने का ये। यस, लेखन के साथ कौन सी अन्य भाषा को उत्प्रेरक और सक्रिय कहा जाता है? तो इस उत्पादक को सक्रिय तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तभी तो नहीं, हिंदी में पढ़ना बहुत हार्ड है। अलोंग द राइटिंग विच अदर बेसिक लैंग्वेज स्किल इज रेफर्ड टू प्रोडक्टिव एंड स्किल। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था इससे पहले भी, तुमने DT+B का पेपर दिया है? धुंधला हो गया ये। हाँ, किसी ने पूछा था इससे पहले भी DT+, नहीं मैंने पहली बार ही दूंगी। इससे पहले जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे, 2022 में पेपर हुआ था, उस टाइम हमारा ना BTC का रिजल्ट नहीं आया था 4th सेमेस्टर का, तो पहली बार दूंगी मैं। और यूपी, मैं तो सोचती थी यूपी में आ जाएगी वैकेंसी, 5 साल से आई नहीं, और KVS में आई थी, बट चीज़ें हमेशा हमारे जैसे नहीं होती। चलो, ये वाला अलोंग द राइटिंग कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है? तो तुमने पढ़ा होगा कि प्रोडक्टिव स्किल 2 होती है, एक तो राइटिंग और स्पीकिंग, और रीडिंग और लिसनिंग तुम्हारी नॉन प्रोडक्टिव स्किल होती हैं, एक्टिव लर्निंग नहीं होती ना। LSRW तुम्हारी रीडिंग स्किल होती है, तुम्हें राइटिंग और स्पीकिंग होता है। उन्होंने कहा अलोंग विद राइटिंग के अलावा, तो स्पीकिंग आंसर हो जाएगा। मुझे ही नहीं पता मैंने इसमें 32 सेकंड क्यों लिए, मतलब आसान क्वेश्चन था वो, मैं हिंदी इंग्लिश को पढ़ने में रह गई थी ना। देखो, इसमें भी 34 सेकंड लिया, 34 सेकंड लगा के भी गलत दिए हैं, तो फिर ये रोए गई। जब तुम 34 सेकंड लगाओगे तब भी गलत आंसर दोगे। उस टाइम ना कोऑपरेटिव लर्निंग मैंने पढ़ी नहीं थी, और इसने नोटा करेक्टरिस्टिक पूछ लिया, और बताइए सिर्फ 10% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ये मैंने पढ़ी है 502 ब्लॉक, मैंने 502 ब्लॉक पढ़ रखा था, बट मैंने उसको रिवीजन नहीं किया। और जब हम किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करते ना, तो ख़त्म ही हो जाती हैं चीज़ें। तो ये ना टू स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर, देखो वर्क करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, लेकिन टुगेदर नहीं करते, मास्टर एकेडमी के लिए नहीं करते, कोलैबोरेटिव लर्निंग में करते हैं। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट दिए जाते हैं इसमें, लेकिन वो इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, उनको पूरे ग्रुप को दिए जाते हैं। तो इसमें दोनों ही बात गलत है, तो इसमें नाइदर नन ऑफ दीज आएगा। हाँ, दोनों ही बात गलत है। नोट पूछा है ना, तो बोथ ऑफ द, दोनों गलत हैं, बोथ ऑफ दीज। तो मैंने क्या लगाया था आंसर में? मैंने नन ऑफ दीज लगाया था इसमें। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कहा दोनों गलत सी बातें लग रही है, मास्टर या टीच। और अब मैंने इसका कोऑपरेटिव लर्निंग लिख लिया है। अब मैंने किया था तो मैंने अच्छे से पढ़ा था कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है। अब तो मैंने पढ़ लिया, मतलब तो NIOS आप पढ़ोगे तो आपके भी थिंकिंग पैटर्न ऐसे ही बन जाएगा। देखो, ये मेरा कोऑपरेटिव लर्निंग, तो इसमें स्टूडेंट वर्क करते हैं तो मास्टर एकेडमिक मटेरियल, और ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रिवॉर्ड ग्रुप ओरिएंटेड होता है रादर देन इंडिविजुअल नहीं होते। और मास्टर स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल, तो ये इसमें था, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। ये कोलैबोरेटिव, इनसे बड़े क्वेश्चन आए हैं दोनों से, कोलैबोरेटिव और इससे। तो अपने तुम नोट बनाओ, तो एक तो उन्हें शॉर्ट बनाओ, उनका रिवीजन करते रहो। मैं ना ऐसा नहीं है, मैंने कॉपी किताब उठा के रख देती हूँ, मैं सबको पढ़ती जाती हूँ बीच बीच में। मैं आपको, मुझसे बार बार कोई कहता टाइम लगाओ, और मेरे पे एक ही फ़ोन है यार। वो कैसे बोली, मेरे पे एक ही फ़ोन है, मैं उसमें वीडियो बनाऊँ, उसमें से चीज़ें देखनी होती है, मैं टाइम कैसे लगाऊँ? जो मैं पढ़ रही हूँ मैं सच दिखाती हूँ बिल्कुल, मैं मतलब कोई झूठ नहीं है उसमें। या तो मैं नहीं पढ़ूंगी तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। अभी भी तुम देखोगे 3-4 कॉपी खुली है। और ये 1 सेकेंड, ये भी NIOS के, ये भी CDP की है, ये भी CDP की है, और ये मैंने KVS के टाइम पे नोट बनाए थे। और ये सिर्फ इतने नहीं है, देखो ये बनने सबके अलग अलग बनने हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया था उस टाइम, और ये चिपक पे स्टिकी नोट, ये KVS के टाइम पे बनाए थे। तो जो ये मैथ पास आ गया इसमें।
तो ये सारे मैंने हर यूनिट के अलग अलग बनाए थे। तो ये मैं जब अपने घर गई थी, क्योंकि मैं शादी से पहले दिया था पेपर रिटर्न, तो मैं अपने घर से ले आई थी सारे। और एक ये खुला, एक ये खुला, एक ये खुला। तो और मैं इनका रिवीजन करती रहती हूँ, तो मैं जो दिखा रही हूँ वो ठीक दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेक दिखा रही हूँ, या मेरे को फेक दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ रही हूँ, अपने लिए पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं टाइम नहीं लगा रही तो क्योंकि मेरे पे एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, और देखो एक्स्ट्रा फ़ोन मैं सिर्फ टाइम लगाने के लिए परचेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि 10 या 12 हज़ार का फ़ोन आएगा और इतना मैं नहीं परचेज़ कर सकती। तो अगर मैं बाद में परचेज़ करूँगी तो टाइम लगा लूँगी। योगा वाला क्वेश्चन था कि अगर डिवाइन होना है, डेविएशन है ना, तो तुम्हें भक्ति आनी चाहिए। मैंने भक्ति लगाया था, इसमें सही हो गया था। 8 सेकंड लेकर लगाया था मैंने भक्ति लगाने में, तो इसमें खुश है। लुक, यू आर सुपर फास्ट लिखा हुआ है, जिसमें ना नेगेटिव आ जाता है ना, ये दुखी होता है। जैसे इस वाले में हुआ था ये दुखी, इसमें तो किसी में होता है दुखी ऐसे करके। जैसे इनकरेक्ट भी दिया है, तो इसमें इसको यू आर स्लो, यू आर स्लो। इसमें मैंने इस कोऑपरेटिव लर्निंग का, उस टाइम मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ी नहीं थी, पर ये मैंने ऑप्शन से कर लिया था 18 सेकंड में, कि ऑप्शन से एलिमिनेट करके कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है चीज़ों की। और कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसा नहीं है मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने KVS के टाइम पे पढ़ी थी, बट मुझे प्रॉपर याद नहीं थी। तो जैसे भी करी तो मैंने इसका आंसर ठीक हो गया था। इसमें मैंने 20 सेकंड लिए। प्राइमरी लेवल पे सोशल साइंस में कौन कौन से वो होने चाहिए, मैंने शायद ये लगाया था, पर ये होने चाहिए ना वो 509 ब्लॉक है। मैंने बाद में चेकआउट किया था कौन से ब्लॉक में है ये। 509 ब्लॉक में, अभी 509 ब्लॉक में करूँगी, 502 के बाद करूँगी। देख लूँ कौन सा करूँगी मैं पहले। योगा का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? दोनों होने चाहिए। ये 4 सेकंड में मैंने कर लिया था। नेक्स्ट, ये मैंने 6 सेकंड में कर लिया था। इसमें सारी चीज़ें हैं वैसे, कि आर्ट और कल्चर, NIUL, NCF है। NCF मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के पढ़ा था, तो इसमें चारों चीज़ें इंक्लूड। 56% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। 7th क्वेश्चन ये मेरा गलत हो गया था। इसमें क्या था? हाँ, अरे ये बहुत, मैं ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में गलत हो गया। ये नेशनल करिकुलम क्या चीज़ अवॉइड करता है? इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्टेड टू रूट, मतलब रट के पढ़ना नहीं चाहिए। तो मैंने पता नहीं क्या लगाया था इसमें, कनेक्टिंग टू, मैंने इसे नोट नहीं पढ़ा आई थिंक। हाँ, इसमें मैंने नोट नहीं पढ़ा, इसमें मैंने नोट नहीं पढ़ा, और मैंने कनेक्टिंग कर दिया कि हमें आउटसाइड से वर्ड को जोड़ना चाहिए। देखते ही लगा दिया, ढूंढा और एकदम से लगा दिया कनेक्टिंग आउटसाइड। तो मैंने लिख लिया इस पर। मैं नोट वाले क्वेश्चनों पर ध्यान दिया करूँगी कि इनमें नोट है, कि इनपेन करेक्ट है। मैंने कॉपी में लिख दिया कि अगली बार पेपर लगाना है तो नोट वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम देना है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं रेल थोड़ा निकले जा रही है, तो मॉक टेस्ट घर में ही लगा रहे हैं। फील्ड ट्रिप से बच्चा क्या सीखेगा? अब देखो, फील्ड ट्रिप से बच्चा सीखेगा, मतलब कनेक्ट कर पाएगा वो अपने इमोशंस को। फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो इमोशन को कनेक्ट कर पाएगा, चीज़ों को सीख पाएगा इजीली। तो आसान क्वेश्चन था ये। इसमें फिर मैंने 45 सेकंड लिया। 45 सेकंड लेने के बाद कलेक्ट होने के बाद भी रो रहा है, यू आर स्लो। मतलब ठीक है, चलो स्लो है तो। हेल्पिंग द चाइल्ड बाय फिगर एक्टिविटी, बहुत आएगा इसमें। मैंने ऐसे ही पढ़ा था पहले हिंदी में, इंग्लिश में। 45 सेकंड लिए तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये देख के क्यूट लगता है, मतलब मैं ऐसे जब इन्हें देखती हूँ ना। चलो, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ NCERT, हाउ मच टाइम शुड बी लोकेटेड फॉर द एजुकेशन? आर्ट एजुकेशन के लिए 1/4 टाइम देना चाहिए, मतलब पूरे टाइम का 1/4 भाग देना चाहिए टोटल टाइम का। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसे मैंने 9 सेकंड लिए। क्या है क्वेश्चन? शायद इसमें दोनों ऑप्शन था। हाँ, आसान है क्वेश्चन, इसलिए मैं बतानी नहीं। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये देख लो। मैंने इसमें 13 सेकंड लिए, एवरेज ने 20 लिए। देखो, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट, टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म द इंसेक्ट ऑन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बात सही है, टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो बच्चों को इनकरेज करेगा कि वो मतलब एग्जाम्पल से सीखें। तो बात करिए एग्जाम्पल की। अब
इसमें क्या है, ये ए है और बी इन्होंने दे रखा है, रीज़न है कि क्या ये इसका सही बात है। तो नॉन एग्जाम्पल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा नॉन एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पलों के बच्चों को पढ़ाना, वो टीचर को रोल नहीं करेंगे क्या उसके अंडरस्टैंडिंग कराने में कॉन्सेप्ट को। भाई मैं इतनी देर से बता रही हूँ तो मैं क्या एग्जाम्पल थोड़ी ना दे रही हूँ, तो हेल्प करेंगे चाहे मैं एग्जाम्पल दे ना दे। तो ये बात तो सरासर गलत हो गई। और वैसे भी गलत होने के बाद भी इसके बारे में कुछ इसके ऊपर वाले के बारे में नहीं बता रही, तो मतलब बी गलत है, ए तो सही है। और ये 32% लोगों ने सही दिया है। तो अगर मान लो कहीं गलत भी होता लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, मतलब अगर गलत है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो भी कैसे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं आजकल। अभी एनवायरमेंटल स्टडी है, ये ना एनवायरमेंटल स्टडी मैंने उस पर पढ़ी थी KVS के टाइम पे, और ये ना कंपोजिस्ट होती है। ये मेरा नहीं हुआ, मैंने इसमें 9 सेकंड लगाया, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या 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 कह दिया इसने, और मैंने स्किप कर दिया। तो कोई लिखा रहा है स्किप्ड। उसके बाद भी इसने क्या मुँह बनाया, यू आर ऑन टाइम बट नॉट करेक्ट। करेक्ट का हमने दिया ही आंसर। इस वजह से ABCD 2-3 सारे हैं, मैंने बाद में पढ़ा था ये, क्योंकि ना मेरा टाइम अप होने वाला था, वो हर सेक्शन ना कंप्लीट करना होता है। और पता है क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग के उसमें ना ज़्यादा टाइम ले लिया, मैथ में और रीजनिंग में और सब में, और लेकिन ना वहाँ बाद में पता चला कि टाइम और बच गया, क्योंकि ना डिसिप्लिन 1-2 में कम टाइम लगता है। देख लोगे 10-15 सेकंड लग रहे हैं इन क्वेश्चन करने में। तो मैं ऐसा टाइम बिठाऊंगी कि मेरा ये ना लास्ट के उसके लिए मैं 50 मिनट निकालूँ, बाकी 70 मिनट में पहला सेक्शन कर लूँ। तो लास्ट में मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए थे। मैंने कहा यार नहीं कर लेती, क्योंकि इस सेक्शन पे तो जा नहीं सकते ना बार बार, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद मेरा डिसिप्लिन 5 भी बच रहा था। देखो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल शेयर द डायमेंशन दैट वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन कोऑपरेटिव लर्निंग वुड बी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि कौन सा सहकारी शिक्षण गतिविधियों में सबसे अधिक योगदान देगा। इंग्लिश में आ जाते हैं, बड़ा हार्ड है। देखो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि सबसे ज़्यादा देखो लॉजिकल मैथमेटिक मैथ में होगा, स्पिरिचुअल ये बॉडी को आती है, जब बच्चा मतलब एक्सरसाइज वगैरह से सीखना है तो उसमें इंटरपर्सनल आ जाएगा। गलती से मेरा ये लग गया, तो गलत हो गया मेरा, मतलब ये 15 क्वेश्चन करेक्ट है। कौन सा फंक्शन है टीचर का, मेंटेनिंग का रिकॉर्ड बनाना और प्लानिंग करना, दोनों सही है। तो कितना आसान आता है पेपर। देखो ये क्वेश्चन है, 15 सेकंड लिए थे मैंने इसमें। देखो सबसे पहले मैं ना नीचे से पढ़ती हूँ, नीचे वाले से, क्योंकि ऊपर वाले में सबको सही सही बातें रखते थे। तो टीचर को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्लासरूम को टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल नहीं। 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो ये कट गया, ये कट गया। इसमें देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले थर्ड कॉमन है, तो थर्ड नहीं पढ़ना हमें, थर्ड तो ऑप्शन में है ही। पहला वाला पढ़ता है, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट। हाँ सही बात है, हम टीचर को हेल्प करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। एक बार फिर भी सेकंड पढ़ लेते हैं, कैटेगराइज द लेवल स्टूडेंट। हम जो बच्चे कैटेगराइज कर लें, जो मतलब वैसे बच्चे उनको अलग कर दें, ऐसा थोड़ा करेंगे हम टीचर हैं, तो फर्स्ट और थर्ड वाला काम करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ये मैंने स्किप कर दिया था, कोइनियट्टम, 2 सेकंड लिए, मुझे कुम नहीं पता था कोइनियट्टम कहाँ का होता है। कोइनियट्टम केरला का होता है। इसमें पता नहीं NIU वो पार्ट बी में ये क्यों दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। अब देखो ये है हिस्ट्री का आ गया, अब NIU में हिस्ट्री का आ गया। राजतरंग ने कर्नल ने लिखी है, बुद्ध चरित्र उसने हर्ष ने लिखी है शायद। तो मतलब इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट कौन सा इनमें से, तो ये तो करेक्ट है पहला वाला, तो इनकरेक्ट सेकंड वाला है। तो इन्होंने शायद बुद्ध चरित्र हर्ष ने लिखी है, बुद्ध चरित्र। ये मैंने स्किप कर दिया था, मुझे नहीं पता था, मैंने इसमें देखा भी, मुझे नहीं आता था, ये मैंने स्किप कर दिया। और इस वाले जो डिसिप्लिन 5 है इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन छोड़े, लेकिन जितने 13 के 13 टाइम करे वो 13 के 13 सही थे। अब देखो ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन पता है देखो कितने % उन्होंने ठीक किया, कुल 20% ने। तो इसमें मोबिलाइजर का काम क्या है, मोबिलाइजर जो मतलब प्रेरक होता है, कम्युनिटी का प्रेरक होता है। टू प्रूव मेडिकल ट्रीटमेंट मोबिलाइजर है, देखो ये रहा मोबिलाइजर, वाई मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं दे रखा है इसमें।
कि मेंटल ट्रीटमेंट देगा, बस ये इनक्रेज करेगा किसी चीज़ को, एम्पावरमेंट करेगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ये नहीं देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, दोनों बात अच्छी, देखने में अच्छी लगी है। देखने में अच्छी लगने का क्या मतलब है, आंसर नहीं है ना ये इसका, ओनली सेकंड है, मतलब इसका आंसर दोनों नहीं है, बोथ, और ये सिर्फ 20% लोगों ने सही दिया इसका आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन, आरटी एक्ट अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा, एसएमसी टाइप कमेटी किसके लिए होती है? एसएमसी टाइप मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखो कोचिंग स्कूल के लिए नहीं होती, मुझे वाली बात पता थी, कोचिंग क्लासेस के लिए एसएमसी मॉडल नहीं होता, क्योंकि कोचिंग क्लास में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट का क्या काम है, कोचिंग क्लास तो अलग लेता है ना, वहाँ स्कूल का तो कोई रोल ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल का होगा तो प्राइवेट स्कूल में होगा, बस। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर। 15% लोगों ने इसका आंसर सिर्फ ठीक दिया है। द कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इंक्लूड, दोनों टीचिंग और करिकुलम दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 एक्साइड JNTU ने बताया ना, टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट, ये तीनों एक वो ऐसा ट्रायंगल बना के समझाया था उन्होंने। ये मुझे नहीं आता था, मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, देखा, और मुझे टेलर मॉडल नहीं पता था, टाबा मॉडल नहीं पता था, नहीं पता था, तो मैंने लगाई नहीं। इसका आंसर क्या, ओनली सेकंड है वैसे, और इस 1% ने ठीक दिया है। ये भी मैंने स्किप कर दिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब ये ना उसमें आएगा NIVS 509 में, और ये मैंने स्किप करा था ना 6th। 7th जो है कि जो एक मूविंग गोल है, जो कैटलिस्ट का काम करता है किसी गोल को अचीव करने का, वो मोबिलाइजर है। ये NIO 507 ब्लॉक में है, कम्युनिटी मैंने बताया। क्या है स्टेट होगा, इसमें मैंने 14 सेकंड लिए हैं, इसमें दोनों ठीक है, आसान क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रही। सर्वशिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है, कि सारे बच्चों को एजुकेशन देनी है, एजुकेशन फॉर ऑल। अब ये देख लो, मैं नीचे से पढ़ती हूँ, मतलब मैं नीचे से ही पढ़ती हूँ। राइटिंग क्लब क्या है, इसमें क्या पता है बेनिफिट क्या है, राइटिंग क्लब क्या है। अब राइटिंग क्लब के बारे में बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है इन्वायरमेंट के, तो 4th वाला गलत हो गया, 4th ये वाला है, तो पहला वाला गलत है। डाइवर्सिटी क्लब क्या है, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो ये तो सही है, तो 3rd सही है। तो 3rd किस में है, इसमें है, लेकिन 4th में तो ये वाला गलत हो गया, 3rd इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, मतलब इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है, फिर मतलब फर्स्ट वाला हो भी सकता है सही, हमें बताना है ना। फिर इन्वायरमेंट क्लब में इन्होंने राइटिंग स्किल दे रखी है, तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो मतलब सेकंड वाला तो ये भी नहीं होने का, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और 29% ने सही दिया, मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी। अब देखो विच और ये दिया है 24% लोगों ने सही। विच टाइप ऑफ लीडरशिप द टीचर अवॉइड मेकिंग डिसीजन एंड डिलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर। एक सेकेंड, मेरे पे नोट्स इतने सारे हो रहे हैं कि मैं कहाँ लिखी हुई है ये NIOS के ब्लॉक, ये लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में तो लीडरशिप क्या होता है, अपने आप ही डिसीजन लेता है, और इधर जो लेजी फ्री होता है ना, इसमें मेंबरों पे छोड़ देता है। डेमोक्रेटिक में भी लीडर अलाउ करता है मेंबरों को डिसीजन लेने के लिए, लेकिन लीडरशिप में खुद लेता है। और इजी गोइंग में स्ट्रक्चर इजी होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, तो लेकिन डिसीजन जो ले सकता है, लीडर इंटरफेयर नहीं करता, सबको कोशिश करता है कि सारे लें, वो तुम्हारी ये वाली है लेज़र फ्रेज, तो इसमें लेज़र फ्रेज वाला लीडरशिप हो जाएगा। और ये मैंने नोट NIVS से बनाया, हाँ कुछ नोट मैंने KVS के टाइम पे बनाए थे, तो मैंने उसमें भी इसमें डाल रखे हैं। ये है 11th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन सिर्फ 6% लोगों ने ठीक दिया, सिर्फ 6% लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप प्रैक्टिस हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिंग, देखो ये रहा इसका, ये मैंने KVS के टाइम पे इसके नोट बनाए थे, ये बने हुए। डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि टीचर सेल्फ असिस्ट करेगा एबिलिटी को। तो अगर किसको पता होगा, जो इंस्ट्रक्शन अकेडमी होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन लीडरशिप दे रखी है ना, तो इस वाली लीडरशिप में इंस्ट्रक्शन में ये एक सिंगल माइंडेड होती है, मतलब ये सिंगल माइंडेड होती है, इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देता है, करिकुलम सही होना चाहिए।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव ये ऐसी जहाँ टीचर पे ध्यान दिया हुआ है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में टीचर पे ध्यान है, और ट्रांसलेशन तो वो होती है जब एक चीज़ से दूसरे में हम पहुँचते हैं। तो मैं इन दो में कंफ्यूज थी, डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि मैंने इनका रिवाइज़ नहीं किया था। इनमें तो मैं श्योर थी, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता था कि डिस्ट्रीब्यूशन में टीचर की बात होती है, तो ठीक हो गया था। 6% ने ठीक दिया है। ये नोट्स मैंने देखो मैंने ऐसे बनाए थे नोट्स, जैसे लीडरशिप एक टॉपिक था, तो ये लिख रहा मेरा 2 पर्सनल क्वालिटी, ऐसे करके मैंने नोट्स बना दिए उसके, या स्टिकी नोट से चिपका दिए मुझसे किसी, और ये सारी बातें इसमें साथ में शेयर कर दी। तो मैंने हर, जैसे RT एक्ट के ये बनने, तो ये RT एक्ट के हैं और कुछ नहीं है इसमें। मुझे RT एक्ट पढ़ना था तो मैं इससे निकाल लेती थी, सिर्फ ये पेपर उठाया, RT एक्ट पढ़ा, 15-20 मिनट में ऐसे रख दिया। तो सबके मैंने ऐसे ही बनाते हर चैप्टर के। तो जब मैं बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है कि इस टॉपिक में और क्या क्या आ सकता है। ये मैंने छोड़ दिया था, इसका आंसर पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया था पढ़ के। स्कूल मैनेजमेंट की कौन सी थिंकिंग नहीं है, तो डिडक्टिव थिंकिंग नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट मतलब लीडरशिप फॉलो करेगा, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल देखेगा, कम्युनिटी की थ्योरी देखेगा, लेकिन डिडक्टिव मतलब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पता नहीं क्यों 10 सेकंड ले लिए लोगों ने, 7 सेकंड में दिया, इसमें दोनों आंसर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, हिंदी में देख रहे हैं, इंग्लिश में देख रहे हैं। ये मैंने छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता था सीरियस बीमारी है कोई, ये कहाँ किसकी वजह से होता है, स्पाइन में होती है ये। फिर मैंने लिख लिया था कौन सी बीमारी किस में होती है। हाँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट टू ए फ्रीडम एक्ट, जो 86 का फ्रीडम वाला एक्ट था, सॉरी एजुकेशन वाला एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट फंडामेंटल राइट में 46 में जोड़ा हुआ, 21A में जोड़ा हुआ। अगर किसी ने पॉलिटी पढ़ रखी है, मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है, इक्वालिटी है 14 से 18 में, फ्रीडम तुम्हारी स्वतंत्रता 18 से 22 में, बाकी सब है। तो हमारी फ्रीडम में है तो 21 से 22 हो गया। 10% ने आंसर सही दिया है क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं इसमें। 18 मुझे नहीं आता, मतलब मैंने स्किप कर दिया। और ये 19 लास्ट, द सीट ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसका डिसिप्लिन 5 के ऐसे, मतलब मैं ऐसे लगाती हूँ टेस्ट, तो आप भी मेरे साथ ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। मैं रात में बना रही हूँ ये, और टाइम देख सकते हो, देखो संडे 1:51, 2 बजे मैं नींद नहीं आ रही थी। मुझसे किसी ने कहा था कि तुम उसको एनालाइज कर दो, तो मैं ये कर रही हूँ। मेरे को अपना व्लॉग भी एडिट करना है अब, जो मैंने आज का बनाया है, उसके बाद सोना है, लेट हो जाएगा, संडे में ऐसे हो जाता है। तो मैंने बहुत मेहनत करी है, लाइक कर देना इसको वीडियो को, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। 2 बज रहे हैं क्योंकि